तो हम एडीसी देख रहे थे। एडीसी जो है ये भी कौन बनाता है? गवर्नर। अगर आपने एडीसी वर्ड कहीं देखा ना, आपके दिमाग में सिर्फ गवर्नर आना चाहिए। आंख बंद करके गवर्नर आंसर लगा के आओगे, कुछ नहीं सोचोगे इधर उधर, सीधा आंसर गवर्नर। और कोई इंसान करता ही नहीं है। सारी चीजें जो है वो कौन करता है? गवर्नर करता है। मतलब जो भी चीजें रिलेटेड टू एडीसी रहेंगी, आपका आंसर क्या रहेगा? गवर्नर, क्योंकि गवर्नर ही सारे काम करता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि गवर्नर जो होते हैं इंडिया के, जो मतलब उस स्टेट के, इन 500 स्टेट के जो जो गवर्नर्स हैं, वो अपने अपनी एरिया की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उस पे वो लोग अपना अपना देखेंगे। ठीक है, सारा कुछ उन्हीं के पास अथॉरिटी है सारी चीज की। रिपोर्ट प्रिपेयर करना, डिक्लेयर करना, बताना, उसको कम करना, ज्यादा करना, हर एक चीज जो है ये कौन करता है? हर एक चीज यहाँ पर गवर्नर के हाथ में जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था कि लद्दाख को भी इंक्लूड कर देना चाहिए। लद्दाख आपको पता है यूनियन टेरिटरी है, तो ऐसा बहुत न्यूज में चल रहा था कि हमें लद्दाख जो है को भी इस 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर देना चाहिए, बट इंक्लूड किया नहीं गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है वो इसको इंक्लूड अभी तक नहीं किया गया, बट मे बी यहाँ पे बात चल रही है। इन्होंने डिमांड करा है लद्दाख के एमपी ने कि हमें इसके अंदर इंक्लूड करवाया जाए। ठीक है, करवाया नहीं गया पर ये बात उन्होंने बोली है, पार्लियामेंट में ये बात उन्होंने रखी है कि हमें इंक्लूड करवाया जाए। ठीक है, एडीसी जो होती है एक तरीके से काउंसिल होती है, अपने तरीके से काम करती है। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं एडीसी के अंदर। इनका टर्म जो है वो 5 साल का रहता है और ये अपने तरीके से काम करते हैं। क्या? दे मेक लॉज ऑन किस किस के ऊपर? लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, मैरिज, ये अपने तरीके से लॉज बनाती है। ठीक है मैम, डिक्लेयर गवर्नर और प्रेसिडेंट, डिक्लेयर एंड एवरीथिंग डन बाय द गवर्नर। एवरीथिंग इज डन बाय द गवर्नर। इफ यू आर सीइंग दिस ना, तो आपको सीधा आंसर गवर्नर ही लगाना। यू डोंट हैव टू थिंक हियर एंड देयर, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन गवर्नर। तो सबके ऊपर लॉज बनाने का अधिकार मिल जाता है इन एडीसी को। ठीक है, लद्दाख यहाँ पे जो है वो जो है वो कहना चाहती है लद्दाख में बुद्धिस्ट डोमिनेशन ज्यादा है। तो वहां पे जो वहां की एमपी है उन्होंने ये बोला है कि हमारी जो खुद की आइडेंटिटी वो लॉस हो गई है, तो हमें खुद की आइडेंटिटी को रिटेन करने के लिए हमें यहाँ पे इंक्लूड करवाया जाए ताकि हम लोग अपने तरीके से काम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है ये कर दिया गया है और फाइनली यूटी जो है लद्दाख में भी उसको जो है इसमें डाल दिया जाए। अभी तक नहीं डाला गया है, पर ऐसा हो भी सकता है। 4-5 दिन पहले ये बात चल रही है, पार्लियामेंट में डिमांड रखी गई है। ठीक है भाई, सो ये भी याद रखिएगा, न्यूज में है ये टॉपिक। आप ही की नेबरिंग यूटी है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। यू कैन फाइंड सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस, सो इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, तो ये है एडीसीज, याद रखिएगा। एडीसीज इस तरीके से होती हैं, ऐसे काम करती हैं। याद रखिएगा टर्म वगैरह थोड़ा बहुत छोटा मोटा इसको याद रखना है, ऐसा ऐसा होता है। तो 6 शेड्यूल में ये स्टेट्स आती हैं, इसके अलावा कुछ भी लिखा है वो गलत है। एडीसी कुछ भी लिखा है तो ठीक है, एडीसी गवर्नर वगैरह सब कुछ ठीक लिखा होगा, वो आप याद रखिएगा, ऐसा ऐसा होता है। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक सबको? कल को न्यूज पढ़ोगे लद्दाख की तो समझ में आ जाएगा ना सबको किस बारे में बात हो रही है। हाँ भाई, रिप्लाई एवरीवन यस मैम या नो मैम, जैसा भी है, समझ आया नहीं आया जल्दी से रिप्लाई करेंगे। मैम हर 5 साल में नए 30 मेंबर्स का चुनाव होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हर 5 साल बाद नए 30 मेंबर्स। ओके, सबको क्लियर हो गया? फाइन।
मूविंग ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट, मैम एक डाउट है इसमें, हाँ जी बोलो। जो कि 30 मेंबर्स अगर पिछले 5 साल के हम देखेंगे, अगर उनने कोई लॉ बनाया, कोई चीज बनाई है, हाँ तो जो नेक्स्ट ईयर्स में 30 मेंबर्स आते हैं, क्या वो उसको अमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब चीजें पॉसिबल हैं। जो नेक्स्ट मेंबर्स आएंगे उनके पास पूरी पावर है, वो पुराना लॉ हटाएं, लेके आए, सब कुछ वहां के गवर्नर की परमिशन से सारी चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म कितना होता है? टर्म होता है सुरेंद्र यहाँ पर 5 इयर्स का। यस, ये जो मैम शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनको बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट वर्क ही करते हैं, डेवलपमेंटल करते हैं, उन एरियाज के लोगों को डेवलपमेंट करते हैं, उन एरिया के लोगों का स्पेसिफिकली वहीं के। जैसे मैं बात करूं आपसे आसाम की, ठीक है, आसाम था ना, उसके अंदर आसाम का एक बहुत ही फेमस ट्राइबल पीपल्स हैं, मुझे उनके नाम बताओ, बड़े फेमस है, जो डिमांड कर रहे हैं हमें अलग कर दो आसाम से, बताओ। नागास, नागाज नहीं, बोडो। बोडो। बोडो बोडो बोडो। है ना, सुना होगा। बोडो जो लोग है ना, ये लोग कह रहे हैं कि हमें बोडो लैंड कर दो, हमें अलग करो। तो क्या किया, बोडो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी, बोडो ऑटोनॉमस एडीसी, बोडो एडीसी बना दी। तो ये बोडो एडीसी बोडो लोगों के लिए काम करेगी, ठीक है। जितने भी उस एरिया के अंदर बोडो पीपल हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनकी एजुकेशन, उनके उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उनसे रिलेटेड हर काम, डेवलपमेंटल पर्पसेस, वो सारे देखेगी। ऐसे ही असम में एक और जगह है काफी फेमस, कार्बी, ठीक है, ये असम का काफी बड़ा एरिया है कार्बी का। तो कार्बी में भी कार्बी एडीसी है, तो ये एडीसी सिर्फ कार्बी लोगों के लिए देखेगी। तो ऐसे करके यहाँ पे बना दिया गया, समझ रहे हो ना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। Ma'am, is it somewhat similar to what we have DDCs in J&K? यस एग्जैक्टली, सेम What's वही the चीज। difference there, ma'am? देखो वो बस ये है कि जम्मू कश्मीर के अपना कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें मेंशन थी, इसको अलग से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया बस। नहीं, अभी DDC तो अब दिया यूटी बनने के बाद, मैम। हाँ तो उसको अलग से, उसमें एक्चुअली ना इसके अंदर लिखा नहीं गया है, जो जम्मू कश्मीर का ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो पंचायत इसमें तो लिखे मैं डीडीसी पंचायत ही है, उसका डीडीसी इसके साथ कुछ नहीं। बेसिकली वो जो पंचायत है। पंचायत के डेवलपमेंटल पर्पसेस विलेजेस के लिए काम कर रही है, ये वहां के हिली पर्पस में ट्राइबल एरियाज के लिए काम कर रही है, बस फर्क यही है, वो अपने अपने पर्पस के लिए अपनी भी जगह पे काम करे, नाम अलग है, काम सबने वही करना है, उन स्पेसिफिक एरियाज को डेवलप करना है। ठीक है भाई, अगला लिखेंगे भाई शेड्यूल्ड। 7 शेड्यूल किसके लिए है? फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन State and center. स्टेट। मतलब इसका सीधा सा मीनिंग है, पावर्स जो हैं इंडिया में वो एक पर्सन के हाथ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के हाथ में पावर्स नहीं है, पावर्स दो तरीके से विभाजित कर दी गई हैं, वो विभाजन जो है पावर्स का वो लिखा गया है फेडरल स्ट्रक्चर में। सुनना, लिखो मेरे साथ, दिस वर्ड इज nowhere mentioned in constitution but it reflects in 7th शेड्यूल। ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ ये वर्ड रिफ्लेक्ट होता है 7th शेड्यूल में। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि क्या फेडरल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नो, बट ये रिफ्लेक्ट होता है हमें 7th शेड्यूल में। ठीक है ना, मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मीनिंग ये है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमें दिखता है कैसे, क्योंकि इस 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट, करंट लिस्ट। ठीक है भाई, तो ये जो है कुछ 3 तरीके की लिस्ट है अपने पास जिसमें अलग अलग टॉपिक्स लिखे हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स लिख के इसको पूरा बना दिया गया है। कितने आइटम्स हैं? 97 आइटम्स हैं। ठीक है, 97 पॉइंट्स लिखे गए हैं इसके अंदर। और जैसे एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, आप लोग खुद दिमाग लगाओ और बताओ। डिफेंस है, डिफेंस जैसा टॉपिक कहाँ होना चाहिए? यूनियन में। यूनियन। ऐसा टॉपिक है जिसमें सरकार जो है सेंट्रल में बैठी हुई वो लॉ बनाती है, इसलिए जो है ये टॉपिक कहाँ पे आता है? यूनियन लिस्ट में इस टॉपिक को डाल दिया गया है। तो इस यूनियन लिस्ट में लॉ कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल। ठीक है, और जबकि स्टेट लिस्ट में कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। यूनियन का एग्जांपल हो गया डिफेंस, सारी डिफेंस फोर्सेस में सारी चीजें। इंडस्ट्रीज, 97 पॉइंट्स हैं, तो हम सारे तो नहीं लर्न कर सकते, मैं आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी बता रही हूँ। भाई म्यूट रखो सब लोग अपने आप को, बहुत शोर आ रहा है। ये स्क्रीन हटा लिखवा हूँ सारी चीजें। नरेश कटोच, आप अपने आप को म्यूट, 15 से 20 बार आपको म्यूट कर चुकी हूँ, रिमूव करना पड़ेगा आपको क्लास से। फिर अगर आपने म्यूट नहीं करा, मैं म्यूट कर रही हूँ, आप फिर अनम्यूट कर रहे हो, या तो आप म्यूट करो, अदरवाइज मुझे आपको क्लास से निकालना पड़ेगा। बहुत शोर आ रहा है, क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाती है। मैं ये रब करके मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ आपको। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसको सॉल्विंग करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या आ गए? डिफेंस आ गया क्योंकि वो देश की बात है। इंडस्ट्रीज आ गई, वॉर की सिचुएशन आ जाए तब इनके हाथ में पावर है। जितने भी पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया, उनसे रिलेटेड लॉज बनाने की पावर इनके हाथ में है। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थान इंडिया के बाहर जो है। रेलवेज, उसके अलावा क्या क्या आ गए? हाईवेज, शिपिंग, पोर्ट्स। ठीक है, ऐसे। यस शाकिर, कम्युनिकेशन। आरबीआई, ट्रेड एंड कॉमर्स। टोटल 97 है, सारे हम नहीं लिख सकते, इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं सारे। बैंकिंग, इंश्योरेंस। ठीक है, इस तरीके की सारी चीजें। सेंसस हो गया, यूपीएससी हो गया। ठीक है, ये जब जो जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें स्टेट जो है यूनियन लिस्ट में आती हैं, और इनके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। सारा कुछ इसमें ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर सारे लॉज बना सकती है। क्लियर हुआ ये सारी चीजें? ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टेट लॉ बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट लिस्ट। मतलब जिसमें स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो यहाँ पे बनाती है। इसमें 61 आइटम्स हैं, मतलब 61 पॉइंट्स हैं, ज्यादा नहीं है, 61 है, छोटा छोटा सा है। ठीक है ना? 61 पॉइंट्स क्या क्या है, छोटे छोटे से, मैं लिखवा देती हूँ वो भी। यहाँ तक नोट हो गया सबका? यस, ओके। स्टेट के यूपीएससी लिखा है, यूपीएससी, यूपीएससी भी तो सेंट्रल। इससे पहले क्या है? सेंसस, जनगणना। सेंसस। ठीक है, जो हम जनगणना करते हैं ना, नाम कितने पीपल रहते हैं इंडिया में, उसे सेंसस। जी मैम, जी मैम। हाँ भाई, स्टेट में आओ।
स्टेट के 61 आइटम्स हैं, तो हम कुछ कुछ तो याद कर ही सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिक हेल्थ। भाई हेल्थ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है पिछले साल या इस साल भी, और अब क्या हाल चल रहा है हेल्थ का। तो हेल्थ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसा लग सकता है कि इस पे पूछ लिया जाए, हेल्थ कम्स अंडर विच लिस्ट? आंसर इज स्टेट लिस्ट। ठीक है, हेल्थ स्टेट लिस्ट में आता है। हॉस्पिटल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी बनाने की जिम्मेदारी स्टेट की है, ना कि सेंटर की। ठीक है, पब्लिक हेल्थ, डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स, ये सब स्टेट बनाता है अपने लिए। जितने भी पिलग्रिमेज हैं, तीर्थ स्थान, जो उसी स्टेट के अंदर है वो। लिकर शॉप्स, वो स्टेट के अंदर आती है। ब्यूरियल ग्राउंड्स, जहां पे दफनाया जाता है, जहां पे जलाया जाता है डेथ के बाद। लाइब्रेरी, म्यूजियम्स। ठीक है, फिर उसके बाद म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, प्रिजन, जेल। एक एरिया के अंदर जेल है तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं संभालने आएगी उसको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुलिस, उस स्टेट की पुलिस। ठीक है भाई, याद रखना इन चीजों को। और मैम टैक्स भी आएगा ना, टैक्सेस सीजीएसटी का अलग है। हाँ, सीजीएसटी एसजीएसटी में एसजीएसटी वाला पॉइंट आएगा इसमें। एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, ठीक है, ये सब। और गैस वर्क समझते हैं ना सारी, गैस सप्लाई वगैरह। ठीक है, थिएटर, तभी तो जो है लॉकडाउन में जो भी जितनी भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, थिएटर वेटर का सारा कुछ उन्होंने अपने हिसाब से देखा कि थिएटर जिम वगैरह खोलने हैं या बंद रखने हैं, उन्होंने हर चीज अपने हिसाब से मैनेज करी। तो थिएटर्स और ये सारी चीजें भी इन्हीं के हाथ में होती है। बेटिंग और गैम्बलिंग, जो कार्ड्स की गेम खेलते हैं, जुआ खेलना, ये सारी चीजें भी किसके अंडर आती हैं? ये सब भी इन्हीं के अंडर आती हैं। तो ये मेन चीजें हैं, ये सारी चीजें किसके अंडर आएंगी? ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। इन सब पॉइंट्स पे स्टेट गवर्नमेंट रूल को बनाएगी। समझे भाई? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? राइट? इसके बाद है कंकरेंट, वो हम कल की क्लास में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। यहाँ तक कंप्लीट कर लो सब लोग, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। कंकरेंट का हम कल की क्लास से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई? मैडम वो कल के क्वेश्चंस थे एक दो, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ, वो मैं डिस्कस कराऊंगी, कोई इशू नहीं है। कल की क्लास में ही करते हैं, आज तो रह ही गया। कल की क्लास में हम पक्का क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके देन, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल की क्लास में आगे करते हैं। नाइट मैम।